हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं क्लास 12th का जो 2023 में एग्जाम में आने वाला है पेपर, जिस प्रकार से पेपर आएगा उसका सॉल्यूशन लेकर आ गया हूं। तो उम्मीद है लास्ट तक जरूर देखेंगे क्योंकि ये सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 12th हिंदी 2023 के लिए। क्लियर। अब इसमें समझाऊंगा भी, यहाँ से भी आपके एग्जाम में 4 से 5 नंबर उठेगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक जरूर देखना। क्या लास्ट तक जरूर देखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे नाचकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? क्या मुंशी सदर सुखलाल जी हैं? क्या सदल मिश्र जी हैं? जी हाँ, नाचकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? सदल मिश्र जी हैं। लल्लूलाल नहीं है। इंसान खां नहीं है। इंसान किसकी कहा है? रानी केतकी की कहानी के है। रानी केतकी की कहानी, ठीक है ना। कौन है? इंशाल्लाह खां है। ठीक है ना, ये समझ आ गया इतना। दो चीजें यहाँ से, दो का आंसर आपको मिल गया अच्छे से। अगला है ब्राह्मण। अब देखिए, ब्राह्मण नाम से ही पता चल जा रहा है, यानी ब्राह्मण ही होगा। तो कौन है? ब्राह्मण पत्र के संपादक जब भी देख लेना, तुरंत आके क्या कर देना? टिक लगा देना। किस पे? प्रताप नारायण मिश्र पे। इतना समझ आया बात? क्लियर? ठीक है ना भैया। अगला है आवारा मसीहा। क्या आवारा मसीहा? बहुत ज्यादा ये भी इंपॉर्टेंट है। आवारा मसीहा के लेखक हैं, यानी कि जो आवारा मसीहा के लेखक कौन है? ध्यान सुनिएगा, ग वाला का आंसर। आवारा मसीहा के लेखक कौन है? आप लोग बताइएगा। अगर पूछ लिया गया कि आवारा मसीहा की रचना विधा क्या है? क्या रचना विधा? रचना अगर पूछ लिया गया रचना विधा क्या है, तो जीवनी है। ये भी पूछा गया है। अब देखिए, इसके लेखक कौन है? तो कौन है? विष्णु प्रभाकर जी हैं। क्लियर? कौन है? विष्णु प्रभाकर जी हैं। इतना समझ आ गया कि नहीं बात? ठीक है ना। अब देखिए आगे, कलम का सिपाही। क्या कलम का सिपाही गद्य विधा की दृष्टि से है, यानी जो कलम का सिपाही है वो किस विधा से है? कौन सी विधा से है? जीवनी से है। सॉरी, दिखा नहीं, देख लो। कलम का सिपाही गद्य विधा से है। कौन सी गद्य विधा से है? जीवनी से है। ठीक है ना। अब पूछ लिया गया कि जो कलम का सिपाही है उसके लेखक कौन है, ये भी पूछ लिया जा सकता है ना। तो कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र, प्रेमचंद्र जी हैं। क्लियर? पथ के साथी। क्या पथ के साथी के रचयिता है? तो भाई साहब, ये तो बहुत लोगों को पता होगा, महादेवी वर्मा जी हैं। भारतेंद्र युग का समय है, यानी कि जो भारतेंद्र युग है वो कब से कब तक लागू था या कब से कब तक चला था, ये कई बार पूछा गया है। जैसे भारतेंद्र युग, छायावाद युग, इन सब के बारे में आपको जानना जरूरी है। क्या इन सब के बारे में आपको जानना जरूरी है? तो देखिए, पहले इसको जान लीजिए। जो भारतेंद्र युग का समय है वो कब से है? 1868 से 1900 तक। ये कौन सा युग चला था? भारतेंद्र युग चला था। क्लियर? इतना समझ में आ गया। 1868 से 1900 तक कौन सा युग चला? भारतेंद्र युग चला। अब देखिए, 1900 से 1922 तक द्विवेदी युग चला था। कौन सा युग? द्विवेदी युग। आ सकता है कि द्विवेदी युग कब से कब तक लागू रहा। और 1938 से ईस्वी से अब तक जो अभी समय चल रहा है, ये कौन सा युग है? छायावादोत्तर। याद रखिएगा, छायावादोत्तर। अब देखिए युग, अब ये कभी कभी सुने होंगे छायावाद युग भी आया था, है ना। तो छायावाद युग कब आया था? छायावाद युग 1919 से आया था। ठीक है ना, 1919 से आया था। कब तक? 1938 तक। ये छायावादी युग है। और छायावादोत्तर युग ये रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज में। छायावाद का भी है। वैसे छायावाद के बहुत लोग हैं, सुमित्रानंद पंत जी भी हैं, जयशंकर प्रसाद जी भी हैं, बहुत लोग हैं। लेकिन इसमें नहीं दिया गया जाता कि अयोध्या सिंह उपाध्याय नहीं है, गजानन भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो जयशंकर प्रसाद जी जो है वो छायावादी युग के क्या है? कवि है। देखिए, छायावादी युग कब से कब तक था, अभी जस्ट बताया। छायावादोत्तर युग कब से कब तक था, ये भी बता दिया, है ना। और द्विवेदी युग तो बता ही दिया, द्विवेदी युग बता दिया ना। हाँ। अब देखिए, सूरसागर के रचनाकार बहुत लोग को पता होगा, कौन है? सूरदास जी हैं, बहुत विख्यात है, जो कि सबको पता है। देखिए, सूर से निकल रहा है ना, तो सूरदास हैं, ऐसे याद कर लीजिए। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, कब है? तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था? 1943 में। कब हुआ था? 1943 में। ये पहला हुआ था, मतलब स्टार्ट 1943 में हुआ था। फिर दूसरा तार सप्तक ये रहा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लिख दे रहा हूँ। दूसरा तार सप्तक 1951 में आ गया था। 1959 में तीसरा तार सप्तक आ गया था। तीसरा तार सप्तक, वैसे नॉलेज बस याद कर लो आप लोग, इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। और 1989 कौन सा? चौथा तार सप्तक, चौथा सप्तक, है ना। क्लियर? अब देखिए, अगला है हिंदी साहित्य में किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? कौन सा ऐसा काल है?
कौन सा ऐसा काल है जिसे क्या कहा जाता है? स्वर्णयुग, भक्ति काल को। किसको कहा जाता है? भक्ति काल को, जो कि एक भक्ति के रूप में है, इसे ही क्या कहा जाता है? स्वर्णयुग का काल कहा जाता है। ठीक है ना, इतना क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि अब यहाँ से आपका 10 नंबर क्लियर हो जाएगा। अब अगले में चलिए, देखिएगा ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कुछ दिया गया है प्रश्न, और यहाँ से आपका देखिए, यहाँ से आपको पढ़ना है, यहीं से आपको आंसर छाट के यहाँ वाला देखिए कितना है, 2 2 4 1 5, पाँचों का आंसर देना है। ध्यान दीजिएगा, पाँचों का आंसर देना है, ऊपर वाले में से देख के ही देना होगा। अब कैसे देना है, कैसे आंसर लिखना है, बहुत लोग का ये डिमांड रहता है, ध्यान दीजिएगा। 2 2 नंबर का रहता है, 10 नंबर के ये भी रहता है, तो 10 नंबर वहाँ, 10 नंबर यहाँ। फिर अगला जो वीडियो रहेगा पार्ट 2 करके नाम रहेगा, उस पर आप लोग को इस पर कमेंट करना है तो लेकर आऊँगा। देखिए पहले इसको पढ़ना, जन का प्रवाह अनंत होता है, यानी कि जो जन का प्रवाह है वो यहीं से निकलेगा। अभी देखिए कैसे आप बताओगे आंसर खुद ही। सहस्त्रों वर्षों से पहले देख लेंगे प्रश्न में क्या कहा है, राष्ट्रीय जन के किसके साथ तादाद में प्राप्त किया गया, मतलब किसके साथ, वो कौन है जिसके साथ तादाद में। अब देखिए, अब मुझे तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन अब इसमें सबसे कठिन या सबसे बड़ा, सबसे यूनिक नेम क्या लग रहा है? तादाद में, है ना। अब मैं इसी प्रश्न में पहले वही खोजूंगा, कहीं मुझे दिखा, देखिए यहाँ पर मुझे दिख गया, और कहीं दिखा नहीं दिखा, तो यहीं पर है, यहीं मेरा आंसर आ जाएगा, यहीं से। ठीक है ना। तो राष्ट्रीय जन की भूमि जो है वो कब से, देखिए कहाँ से, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन के तादाद में प्राप्त किया। यही पूछा था, किसके साथ, किसके साथ? राष्ट्रीय जन के साथ। किसके साथ? राष्ट्रीय जन, यानी भूमि के साथ। देखिए सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ, देखिए यही वाला लिखना है। आप इसको अब यूनिक बना के लिख दो। क्या बना के लिख सकते हो कि राष्ट्रीय जन, क्या, राष्ट्रीय जन ने भूमि के साथ, भूमि के साथ, किसके साथ? भूमि के साथ क्या किया? तादाद में प्राप्त किया। बताओ, आपको आ गया ना, तादाद में प्राप्त किया। क्लियर, ये हो गया पहले का आंसर। अब देखेंगे दूसरा क्या है कि राष्ट्रीय जन का जीवन कब तक अमर है। क्या, कब तक अमर है? अब क्वेश्चन में देखेंगे कि अमर कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है ना, क्या अमर कहाँ तक, कहाँ लिखा हुआ है? ऐसे मैं देखते हुए सिर्फ अभी पढ़िए मत, अभी मत पढ़िए बिल्कुल भी, सिर्फ देखिए अमर कहाँ है। यहाँ पर मुझे अमर दिख गया, अब इसी के आधार पे हम खोजेंगे। अब फिर से प्रश्न पढ़ेंगे, कह रहा है कि राष्ट्रीय जन का जीवन कब तक अमर है। कब तक अमर है? देखिए तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन से भी अमर है। कब तक, यहाँ से मुझे क्या कुछ क्लियर हुआ नहीं। देखिए फिर मैं और ऊपर जाऊँगा, देखिएगा, देखिए यहाँ पर देखिए, जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती है, यानी कि जब भी जो सूर्य की किरणें रहेंगी वो संसार पे पड़ती रहेंगी। देखिए संसार पे क्या रहेंगी, वो पड़ती रहेंगी, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन क्या रहेगा? अमर रहेगा। यहीं से आंसर आया कि नहीं आया? देखिए कैसे लिखेंगे इसको, जो अभी जस्ट बताया ना वही उत्तर खा लिखना है आपको। लिखने की भी कला होनी चाहिए, है ना। क्या लिखेंगे? लिखेंगे क्या, जब तक सूर्य, लिखने में भी थोड़ा और अच्छा कर दो, जब तक सूर्य, क्या, जब तक सूर्य की किरणें प्रायः की किरणें, जब तक सूर्य की किरणें प्रायः यानी नित्य प्रातः मतलब सुबह प्रायः काल इस संसार में, इस संसार को अमृत, वहीं से मैं देख के लिख रहा हूँ। कहाँ से? वही प्रश्न से देख के मैं लिख रहा हूँ। ठीक है ना, अमृत से भरती रहेंगी, से भरती रहेंगे। राइटिंग में मत जाना भाई, राइटिंग वैसे भी मेरा अच्छा नहीं है ना। भरती रहेंगी तब तक यह राष्ट्रीय जन का, तब तक राष्ट्रीय जन का, कब तक? जब तक कि सूर्य की जो किरणें रहेंगी वो प्रातः, तब तक क्या रहेगा? जन का जीवन अमर रहेगा, जीवन अमर रहेगा, अमर रहेगा। क्लियर, उत्तर का क्लियर। देखिए जन का सतत प्रवाही जीवन किसके समान है?
सतत प्रवाही जीवन। अब इसमें मुझे क्या यूनिक लग रहा है, सतत प्रवाही। अब मैं इसमें खोजूंगा सतत प्रवाही, मुझे ऐसे देखते हुए चल रहा हूँ, क्या मुझे कहीं दिखा, हाँ दिख रहा है, कहीं कहीं यहाँ पर है और कहीं दिखा नहीं। अब देखिए जन का सतत प्रवाही जीवन नदी की प्रवाह की तरह है। अब इसमें पूछा क्या गया था कि जो जन का सतत प्रवाही जीवन है वो किसके समान है, किसके समान है, जो जन का सतत प्रवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जीवन की नदी के समान है, ये ऐसे आप लिख सकते हैं। मतलब जो जीवन है वो सतत क्या होते हैं, जो नदी का जो प्रवाह होता है उसके समान होता है, निरंतर क्या रहता है, चलता रहता है। ठीक है ना, ठीक है। देखिए यही चीज मुझे यहाँ पर लिखना है कि जो जन का क्या, जन का सतत प्रवाही, जन का सतत प्रवाही जीवन नदी के प्रवाह के क्या है, समान गतिशील है, यानी चलता रहता है, गतिशील है। क्लियर, समझ आ गया ना गा का आंसर। अब देखिए घा का क्या है, रेखांकित अंश की क्या करो, व्याख्या करो। कैसे करेंगे, चलो जी यहां से देख लेते हैं कैसे हम व्याख्या करेंगे, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है ना। देखिएगा जो रेखांकित अंश की व्याख्या, मतलब जिसपे रेड पाइप बना हुआ है, चिन्ह खींचा गया है, उसका आंसर बताना क्या है। देखिए जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती है, यानी अब यहाँ तक पहले आंसर बता दे रहा हूँ कि जब तक, यहीं से देखिए निकल रहा है, जब तक सूर्य की जो किरणें हैं वो नित्य प्रातः काल यानी सुबह के समय, नित्य यानी एकदम सुबह क्या है, अमृत यानी जो धरती पर क्या है अमृत के समान क्या रखती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन अमर रहेगा। तब तक यह राष्ट्रीय जीवन, यह राष्ट्र का जीवन क्या रहेगा, अजर अमर रहेगा। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने बाद भी राष्ट्र निवासी, यानी कि जो इतिहास के उतार चढ़ाव जीवन में हमेशा क्या होते हैं, उस लहर के समान होते हैं, जिस प्रकार से आगे पीछे बढ़ता रहता है और बढ़ने के लिए क्या है, यह हमेशा अजर अमर है, जो कि कभी भी खत्म नहीं हो सकता। यहीं तक आपको लिखना था। जो मैं बताया हूं यही सेम चीज मैं उसको थोड़ा और अलग तरीके से अपनी तरह बना के लिख लिया हूं। चाहे तो आप जैसे मैं बताया हूं वैसे भी लिख सकते हो, उसको भी नेक्स्ट पेज में चलो देख लेते हैं। देखिए क्या है, जब तक सूर्य प्रातः काल उदित होकर है ना संसार को अमृत रस से भरता रहेगा, जो यानी कि जो संसार में जब भी हमेशा यानी रहेगा, सूर्य तो निकलेगा, सूर्य भगवान है ना, तो वो सुबह के टाइम जब भी निकलेंगे तो क्या होंगे, अमृत रस से क्या रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, तब तक राष्ट्रीय जनजीवन अमर रहेगा, यानी कि तब तक हमारा जीवन क्या रहेगा, चलता रहेगा, बंद नहीं होगा। इतिहास में अनेक उतार चढ़ाव आएंगे, जैसे लाइफ में हम सबके लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, उस प्रकार से इतिहास में भी आएंगे, है ना। फिर भी राष्ट्र निवासी मानव नवीन उठती हुई लहरों से आगे निकलने के लिए अजर अमर रहेंगे। देखिए एक क्वेश्चन और था, लास्ट वाला अंगा वाला था, क्या था कि दिए गए गद्यांश का शीर्षक एवं लेखक। देखिए मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको। देखिए क्या है, दिए गए गद्यांश के शीर्षक एवं लेखक, यानी कि इसके शीर्षक कौन है और इसके लेखक कौन है, इसके शीर्षक कौन है, इसके लेखक कौन है। देखिएगा अब पता कैसे पाएंगे। अब एक पहला पाठ था राष्ट्र, है ना। अब जब भी इसको आप पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिए, जब भी इसको आप पढ़ेंगे ना, उसमें आपको राष्ट्र अगर कहीं दिख जाएगा तो वहां समझ लेना ये राष्ट्र के नाम से लिया गया है, राष्ट्र के स्वरूप पाठक नाम से लिया गया है। अब इसके लेखक तो पता ही होगा, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। यही चीज आपको चलो नेक्स्ट पेज में लिख के दिखा देता हूँ, ध्यान दीजिए, इसमें पढ़िएगा। देखिए राष्ट्र यहाँ पर मिल गया, और पढ़ेंगे कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा, अगर नहीं मिल रहा तो एक जगह तो मिल गया ना, तो मिला कि नहीं, जब मिल गया तो जान लीजिएगा ये राष्ट्र की प्रवाह नामक पाठ से लिया गया है, और इसके लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। उसको नेक्स्ट पेज में चलो देखते हैं। तो इस तरह का जब भी आएगा ऐसे लिख देना, उपयुक्त गद्यांश राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी। आई होप समझ जरूर आएगा। नेक्स्ट पार्ट चाहिए कमेंट कर देना, छोड़ देना, भर देना, और इसको शेयर कर देना, समझ आए तो लाइक कर देना, ठीक है ना। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते रहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद।